अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मुझे थोड़े परेशान लग रहे हैं। हुआ क्या है, टेंशन लगी हुई है, पेपर करीब आ रहे हैं और CS 201 की तैयारी कैसे करनी है। और फाइनल टर्म सर के ऊपर आ गए हैं, दिन बहुत कम है, ऊपर से गर्मी भी बहुत शदीद है और पढ़ने को भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होगा। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल शॉर्ट तरीके के, आप लोगों ने पेपर किस तरीके से पास करना है, अच्छे नंबर कैसे लेने हैं। तो आप लोगों को ये बिल्कुल छोटे टिप्स हैं, ये आप लोग याद रखें और अपने इन टिप्स को देखते हुए आप अपनी जो तैयारी है वो करते जाएं और एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से पास करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों का पेपर कैसा रहा। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे कोई स्पेशल क्लास लेना चाहते हैं, जूम के ज़रिए पढ़ना चाहते हैं, लाइव क्लास लेना, किसी भी तरह से भी मैं आप लोगों की हेल्प के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हर टाइम मैं आपको जनाब आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आइए चलते हैं, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और आप लोगों ने तैयारी करनी कैसे है, कौन कौन से पॉइंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए जब आप लोग अपनी पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं। तो परेशान नहीं होना, मेरे वीडियो के जो 2 पार्ट्स हैं, 2 से 3 पार्ट्स हो सकते हैं, आप इन तीनों पार्ट्स को देखें ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो आइए चलते हैं, मेरे सामने इस वक्त लेक्चर नंबर 23 ओपन है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो सिलेबस है ये लेक्चर नंबर 23 से लेकर 45 तक है। तो परेशान नहीं होना, जो 40 से 45 तक जो लेक्चर्स हैं ये तो बिल्कुल आप लोगों की रिवीजन है, पीछे वाले ही लेसन्स हैं जो आप लोग पहले से पढ़ लेंगे, उन्हीं की रिवीजन्स होंगे। तो यूँ समझें कि आपके जो लेसन हैं ये 40-41 तक है। ओके, तो आइए चलते हैं। इस वक्त मेरे सामने लेक्चर नंबर 41 ओपन है और टॉपिक्स इसमें कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को बताता चलूँ। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। अब आप लोगों ने इसमें याद क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसको सारा अगर आप लोग रीड नहीं भी करते तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि प्री प्रोसेसर होता क्या है। तो इसके जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये आप लोगों ने सिर्फ यहाँ तक इसको रीड करना है। आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं। प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स होती हैं ये असल में कंपाइलर को बताने के लिए होती हैं कि भाई कोई स्पेसिफिक एक्शन है वो परफॉर्म करना है जो एक्चुअल कंपाइलेशन से पहले। तो हम हर प्रोग्राम में आप लोगों को पता है कि हम हैश इंक्लूड iostream.h या fstream.h कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। तो असल में आप लोगों ने इसका सिंटैक्स याद करना है, आप लोगों को पता होना चाहिए इसको लिखने का क्या तरीका है और ये पता होना चाहिए कि ये किस लिए यूज़ होता है। ये कोई स्पेसिफ़िक फ़ाइल को जो है वो प्रोग्राम में ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए इस .h का क्या मतलब है, इसको जो है वो हम कहते हैं हेडर। ओके, और ये हैश इंक्लूड करता क्या है, ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप ये वाली फ़ाइल जो मैंने इस एंगुलर ब्रैकेट में लिखी है इसको आप इसमें ऐड कर दें। तो आप लोगों ने इसकी जो फर्स्ट 4 लाइंस हैं इनको रीड करना है। अगले पेज पे जा रहा हूँ, अगले पेज में ये बताया जा रहा है कि इंक्लूड डायरेक्टिव किस लिए यूज़ होती है। अभी मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूँ कि इंक्लूड डायरेक्टिव कंपाइलर को बताती है कोई स्पेसिफिक एक्शन लेने के लिए कि जो भी फाइल मैंने ऐड करवाना चाह रहे हैं हम उसको हैश के साइन के साथ लिखते हैं। ये वाला जो MCQs है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं ये हम किस साइन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको शार्प साइन के साथ या जिसे हम जो वो हैश भी कहते हैं उसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो इस पेज से स्टूडेंट्स आप लोगों ने सिर्फ इतने से ये जो इसकी फ़र्स्ट लाइंस हैं इनको आप लोगों ने रीड करना है। आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो पेपर होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आप लोगों को जो वो हैंडआउट से आता है, बाहर से पेपर नहीं आता। 95% आप लोगों का पेपर डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है यहाँ से। अगर आप हैंडआउट्स की अच्छे तरीके से रीडिंग करके जाएंगे तो यकीनन आप लोगों को किसी भी तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, ये भी एक तरीका है फाइल्स को ऐड करने का। हम डबल कोट्स की मदद से भी कर सकते हैं, file.h ऐसे भी लिख सकते हैं, या अभी हमने ऊपर देखा था कि हमने एंगुलर ब्रैकेट्स की मदद से भी हम जो है वो इनका फाइल्स का नाम उसमें ऐड करवा सकते हैं। तो आपको दोनों तरीक़ों का पता होना चाहिए कि 2 तरीक़ों से हम इंक्लूड डायरेक्टिव को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, मैं आगे चल रहा हूँ, अगले पेज पे चल रहा हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए डिफ़ाइंड डायरेक्टिव के बारे में भी पता होनी चाहिए। डिफ़ाइंड डायरेक्टिव है क्या, असल में मैक्रो
मैक्रो होता है, मैक्रो इज़ अ स्पेशल नेम जो कि इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम अपने मेन से पहले ही जिसको हम लिख लेते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर हम ये पाई की वैल्यू है, हम इसको अपने प्रोग्राम में बार बार इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो मैं इस पाई को सिर्फ एक दफ़ा डिफ़ाइन कर लूँगा मेन से पहले, और मैं इसको प्रोग्राम में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सिर्फ इसका ये सिंटैक्स फॉलो करना है और ये बात याद रखनी है कि डिफ़ाइन किस लिए होता है। हम इस डिफ़ाइन कीवर्ड की मदद से, या डिफ़ाइन डायरेक्टिव कहते हैं इसको, हम हैश साइन के साथ लिखते हैं। ये आपको बात याद होनी चाहिए, एमसीक्यूज़ में आप लोगों से पूछी जा सकती है। और हम जो भी डिफ़ाइन करते हैं ये मेन से ऊपर करते हैं, और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये ग्लोबली वैल्यू डिक्लेयर्ड होती है और हम इसको अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं आगे चल रहा हूँ, और ये कुछ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, ये वैलिड हैं। आप लोगों को एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, आप लोगों को 4 दी जा सकती हैं, जिनमें से जब वो इनवैलिड होगी जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं होती। तो आप इस लिस्ट को याद करना है आप लोगों ने कि कौन कौन सी डायरेक्टिव्स हैं जो कि C++ में कंपाइलर के साथ पहले से मौजूद होती हैं। इस लिस्ट को ज़रूर याद कीजिएगा, पेपर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। आगे चल रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स। अब अच्छा, इस पेज से आप लोगों का रीडिंग अगर आप लोग नहीं भी करेंगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जो ऊपर वाली बातें मैं बता चुका हूँ वही आप लोगों ने पढ़नी है, और अनडेफ के बारे में भी याद करना है, और एनडिफ को भी आपने देखना है कि एनडिफ किस लिए यूज़ किया जाता है। मैक्रोस क्या होते हैं और मैक्रोस की जो वो क्लासिफिकेशन क्या होती है। मैक्रो की 2 कैटेगरीज़ होती हैं, ठीक है। मैक्रो की 2 कैटेगरीज़ होती हैं। वो 2 कैटेगरीज़ कौन कौन सी होती हैं? वो पहली कैटेगरी तो ये है कि हम इसको जो है वो हैश डिफ़ाइन के साथ लिखते हैं, और दूसरा ये इसमें ये पैरामीटर लेस होता है, इसमें पैरामीटर्स नहीं होते, लाइक कोई फंक्शन की तरह ये काम नहीं करता। लेकिन जो दूसरा होता है ये हैश डिफ़ाइन, इसमें देखें स्क्वायर इज़ अ नेम, और उसके बाद ही इसको आर्गूमेंट भी दिए गए हैं। तो ये 2 कैटेगरीज़ होती हैं मैक्रो की, आपने इस बात को याद कर रखना है, और ये जो लाइंस हैं इनको रिमेंबर कीजिएगा। आगे चल रहा हूँ, आप लोगों ने इस लेसन में ये 3 से 4 बातें जो आप लोगों ने याद करनी है। ये बड़ी बड़ी एग्जांपल्स को फ़िलहाल देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जांपल्स को समझना और एग्जांपल्स को देखना ये तब होता है जब आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा हो, और ज़ाहिर सी बात है आप लोगों में से ज़्यादा लोग जॉब होल्डर्स होते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम होता है कि पास कैसे हुआ जो है। तो मैं टिप्स दे रहा हूँ, उसको देखते जाएँ और आगे आए। ये जो टिप्स होती हैं हर लेसन में, ये वाली जो टिप्स हैं ये आप लोगों ने ज़रूर याद करनी है। देखें जी, पहली टिप ये है कि जब भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखते हैं तो वो स्टार्ट किससे होता है? वो हैश साइन के साथ स्टार्ट होता है। और दूसरी बात ये याद रखें कि कोई भी सिंबल जिसको हम रीडिफाइन करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि पहले उसको अनडिफाइन किया जाए। तो आपको एमसीक्यूज़ में ये पूछा जा सकता है। और जो कंडीशनल कंपाइलेशन जो हम करते हैं डायरेक्टिव्स जो हम उसमें अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं, ये किस लिए यूज़ होती हैं? ये प्रोग्राम को डीबग करने के लिए। डीबग करने का मतलब होता है प्रोग्राम्स में से एरर को निकालना, उनको दूर करना। इस प्रोसेस को हम डीबगिंग कहते हैं। और ये भी बात याद रखें कि जब हम वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम अंडरस्कोर के साथ जो है वो उसको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। डू नॉट डिक्लेयर वेरिएबल नेम स्टार्टिंग विद अंडरस्कोर। इस पॉइंट को याद करें, आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। और जब भी आप मैक्रोज़ इस्तेमाल कर रहे हो, मैक्रो को आप डिफ़ाइन कर रहे हो, तो पैरेंथेसिस का इस्तेमाल आप लोगों ने ज़रूर करना है। अगर आप उसको आर्गूमेंट भी दे रहे हैं, पैरामीटर्स भी दे रहे हैं, तो उस सूरत में पैरेंथेसिस का इस्तेमाल ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर नंबर 23 में सिर्फ 4 से 5 बातें जो आप लोगों ने याद करनी है, जो मैंने पॉइंट बताए हैं वो आपको अगर याद हैं तो इंशाल्लाह आपका कोई भी एमसीक्यू मिस नहीं होगा। लेक्चर नंबर 24 पर आ जाएँ। लेक्चर नंबर 24 पे आप लोगों के पास जो टॉपिक्स हैं वो मेमोरी एलोकेशन के बारे में, कि हम मेमोरी को एलोकेट कैसे करते हैं। तो आइए डायरेक्ट हम आगे चलते हैं अपने टाइम ये जब किए बगैर। ओके, तो देखें जी, 2 तरह की मेमोरी एलोकेशन होती है। पहले तो ये बात याद करनी कौन कौन सी होती है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होती है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की अब एग्जांपल याद करनी है, और स्टैटिक की भी आपने एग्जांपल याद करनी है। तो उसके लिए आप लोगों ने इस जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ को देखना है, ठीक है। कैसे देखना है मैं आपको जब बता दूं कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लाइक इंट x और x = 10 कह दें या जो भी कह दें, तो इस वक्त जो वेरिएबल को जो मेमोरी जो हमने दी है वो स्टैटिकली हमने इसको डिक्लेयर किया है, ठीक है, स्टैटिकली डिक्लेयर किया है। और जो मेमोरी हम पॉइंटर के साथ यूज़ करते हैं उसको हम डायनामिकली इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
ओके, तो इसके जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा इसमें, क्योंकि आप लोगों को एग्जांपल भी मिल जाएगी। ओके, तो आगे चल रहे हैं और ये वाला पॉइंट ज़रूर याद करिएगा कि थर्ड इसमें लाइन में आ रहा है कि जो मेमोरी स्टैटिकली हम एलोकेट करते हैं, जब हम किसी वेरिएबल को जब हम करते हैं तो वो कहाँ से आती है मेमोरी, वो बेसिकली हम स्टैक से यूज़ कर रहे होते हैं। और देयर इज़ अनदर पार्ट ऑफ मेमोरी जिसे कि हम क्या कहते हैं, हीप। तो जो हीप वाली मेमोरी होती है, अगर हम डायनामिक मेमोरी एलोकेट करेंगे तो ये मेमोरी हम हीप से इस्तेमाल करेंगे। ये 3 लाइनें इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें से एक MCQ ज़रूर बन सकता है कि डायनामिक मेमोरी कहाँ से लेते हैं, हम हीप से लेते हैं, और स्टैटिक मेमोरी हम कहाँ से लेते हैं, हम स्टैक से लेते हैं। तो स्टूडेंट आगे चल रहा हूँ, टाइम बहुत शॉर्ट है और आप लोगों को ज़ाहिर सी बात है आप लोग भी चाहते हैं कि पढ़ना कम पड़े और नंबर भी आ जाएँ, तो आप लोगों के लिए मैं आगे चल रहा हूँ। इस पॉइंट को आप लोग ज़रूर याद करने कि ये वर्ड का क्या मतलब है। वर्ड का मतलब होता है कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर है जिसका काम ये कि इसने कुछ भी रिटर्न नहीं करना। वर्ड रिटर्न्स नथिंग, वर्ड इज़ अ डेटा टाइप, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंटर के साथ यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वर्ड इस सूरत में एक स्पेशल तरह का पॉइंटर है। और ये जो पॉइंटर है, मुझे ये बताएं कि ये कौन सी मेमोरी यूज़ कर रहा है, ये डायनामिकली मेमोरी इस्तेमाल कर रहा है। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, जो पॉइंटर्स के साथ जब हम यूज़ करते हैं तो वो डायनामिक मेमोरी होती है, और वो कहाँ से लेते हैं ये हम ऊपर देख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आगे ये कुछ फंक्शंस हैं, कैलॉग फंक्शन है, मेलॉग फंक्शन है, इनका आप लोगों ने सिंटैक्स ज़रूर याद करना है। और कैलॉग फंक्शन किस लिए होता है, ये भी मेमोरी एलोकेट करने के लिए होता है। और मेमोरी एलोकेट स्टैटिक करता है, डायनामिक करता है, ये डायनामिक मेमोरी को एलोकेट करने के लिए होता है। आप लोगों ने इसका सिंटैक्स ज़रूर याद करना है। आप लोगों को पेपर में 4 सिंटैक्सेस दिए जाएंगे और आप लोगों ने देखना है कि इनमें से कौन सा सिंटैक्स ठीक है। और एक ये पॉइंट याद करना है आप लोगों ने लाजमी, ये जो 3 लाइंस हैं यहाँ पर मैं इसको जो कर रहा हूँ हाईलाइट, ये आप लोगों ने ज़रूर याद करनी है। क्यों याद करनी है, क्योंकि इसमें से पूछा जा सकता है। क्योंकि जब भी हम कैलॉग के ज़रिए मेमोरी एलोकेट करते हैं तो हमने चेक भी करना होता है कि मेमोरी एलोकेट हुई है या नहीं। अगर मेमोरी एलोकेट ना हुई हो तो नल पॉइंटर रिटर्न होता है, और उस सूरत का ये मतलब होता है कि मेमोरी उसको नहीं मिली। तो इसलिए ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। और आगे मैं चल रहा हूँ, ये मेलॉग फंक्शन है, ये भी एक तरह का मेमोरी को एलोकेट करने वाला ही फंक्शन है, लेकिन ये कितने आर्गूमेंट लेता है, ये 1 आर्गूमेंट लेता है। ऊपर हमने जो कैलॉग देखा था वो 2 आर्गूमेंट लेता था, तो ये भी बातें आप लोगों ने याद करनी है। और इसका जो सिंटैक्स है वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये क्या रिटर्न करता है, ये भी वर्ड पॉइंटर रिटर्न करता है, वर्ड पॉइंटर रिटर्न करता है। इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये आप लोगों ने देखना है, और इसका जो सिंटैक्स है वो भी ज़रूर देखिएगा। जी आगे चल रहा हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है, ये शॉर्ट लेक्चर्स नहीं है, इसको शॉर्ट लेक्चर मत लीजिएगा। और ये भी ना कहिएगा कि आप लोगों ने तो पता नहीं बस भगा दिया। मैं असल में सिर्फ आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट पीरियड में, कि आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप डिटेल कोई क्लास लेना चाहते हैं, मुझसे समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री फंक्शन पे जा रहा हूँ। याद रखना है कि फ्री फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, फ्री फंक्शन को इस्तेमाल कैसे करते हैं। फ्री फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं कि जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं कैलॉग फंक्शन के ज़रिए या मेलॉग फंक्शन के ज़रिए। और अगर मेलॉग और कैलॉग के ज़रिए जो मेमोरी हमने एलोकेट की है, हो सकता है कि आप लोगों ने जो मेमोरी एलोकेट की है वो सारी की सारी इस्तेमाल नहीं हो रही, तो हम मेमोरी को फ्री करना चाहते हैं। तो फ्री करने के लिए हम ये फ्री फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। इसका सिंटैक्स आप लोगों ने याद करना है, और इसका जो पहला पैराग्राफ है इसको भी ज़रूर देखिएगा। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, C++ कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और इसका ये सिंटैक्स ज़रूर देखिएगा कि इसको फ्री करने का क्या तरीका है। सिंटैक्स देखेंगे तो, क्योंकि ये पेपर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, और ये ज़रूरी है कि हम मेमोरी को फ्री करें ताकि उसको जो है ना प्रोग्राम का कोई दूसरा हिस्सा उस मेमोरी को इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। और जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिट हों तो हमें मेमोरी को ध्यान से इस्तेमाल करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चल रहे हैं, और बस यूँ समझें कि बस भाग रहे हैं। आगे देखें तो री अलॉक फंक्शन है। आप लोगों ने पहले पढ़ा मेलॉक, पढ़ा कैलॉक, आगे री अलॉक।
कि जब हम मेमोरी को कभी फ्री कर देते हैं, दोबारा से उसको री अलॉक करना चाहते हैं, यानी कि री एलोकेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम री अलॉक का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने इस री अलॉक का जो सिंटैक्स है इसको याद करना है। ओके, आगे चल रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा इसके सिंटैक्स को और फर्स्ट पैराग्राफ इसका देखिएगा जी। मेमोरी लीक किसे कहते हैं? मेमोरी लीक वाला जो पॉइंटर है इसका आपको एमसीक्यूज़ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मेमोरी लीक किसे कहते हैं। मेमोरी लीक का मतलब ये होता है कि वो मेमोरी जो इस्तेमाल ना हम कर रहे हों, या वो मेमोरी जिसको हमने पहले तो रेफरेंस दिया हो और वो अन रेफरेंस हो जाए। अगर वो अन रेफरेंस हो जाए, यानी कोई पॉइंटर है वो जब वो अन रेफरेंस हो गया है, वो किसी भी मेमोरी को पॉइंट नहीं कर रहा, तो हम इसे कहते हैं कि ये मेमोरी लीक हो गई है। और मेमोरी लीक होने के डिसएडवांटेज होते हैं। ओके, तो इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है। इसका जितनी मैंने लाइनें पहली 5-5 6-6 लाइनें जो मैं आप लोगों को जो वो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ज़रूर रीड कीजिएगा। और डैंगलिंग पॉइंटर क्या होते हैं? डैंगलिंग पॉइंटर ये भी एक तरह का एरर है, सैडल टाइप ऑफ एरर है जो कि वाक़ हो सकता है। और ये कब होता है कि जब कोई पॉइंटर किसी भी मेमोरी को जब वो रेफरेंस ना दे रहा हो, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि ये जो पॉइंटर है ये डैंगलिंग है, ये डेंजरस पॉइंटर है, ठीक है। और इसकी वजह से भी प्रोग्राम्स को काफ़ी नुकसानात पहुंच सकते हैं। तो आप लोगों ने इसकी जो फर्स्ट 4 से 5 लाइन्स हैं ये ज़रूर रीड कीजिएगा। आगे एग्जांपल्स आ गई। फ़िलहाल आप लोगों को अगर प्रोग्राम बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, प्रोग्रामिंग से अगर आप लोगों को एलर्जी है, तो आप इन प्रोग्राम्स को मत देखें फ़िलहाल। इसको देखने के लिए पेपर के बाद आप इस पर टाइम दें, क्योंकि पेपर के बाद वाला जो टाइम होता है, अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। थोड़ा सा किताबों से जब वो हट के हमें प्रैक्टिकल करना पड़ता है, तो उसके लिए आपके पास जो गोल्डन टाइम है वो ये है कि आप पेपरों के बाद उस पर वर्किंग करें। तो स्टूडेंट्स, ये जो टिप्स हैं ये ज़रूर देखा करें, और टिप्स बहुत आसान होती हैं और टिप्स में से एमसीक्यूज़ बनते हैं, तो टिप्स को इग्नोर मत किया करें। यूँ कह लेंगे टिप्स आपके पूरे चैप्टर की समरी होती है, इसको ज़रूर देखना है आप लोगों ने। तो स्टूडेंट, आगे चल रहा हूँ। लेक्चर नंबर 25 है। लेक्चर नंबर 25 में आप लोगों के पास जो टॉपिक्स हैं वो C++ की जो वो हिस्ट्री है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि C++ कब बनी थी, ये आप लोगों ने डेट याद करनी है। और C++ का पहले क्या नाम होता था? C होता था, C से पहले B होता था, बाद में इसको एक्सटेंड किया गया तो ये C++ बन गई। और ये कहाँ पर बनी, किसने बनाई, ये बातें आपने ज़रूर याद करनी है। और C++ कौन सी लैंग्वेज है, लो लेवल है, और या जब हाई लेवल है तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ये भी बात आप लोगों ने ज़रूर याद करनी है। और टॉप डाउन स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बात आप लोग ज़रूर याद करेंगे। इसके लिए ये जो इसकी 2 लाइन्स हैं ये ज़रूर देखें कि जब हम एक लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम्स में जब हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो फंक्शंस में डिवाइड हो जाता है। और इस अप्रोच को हम कहते हैं टॉप डाउन स्ट्रक्चर अप्रोच, इसको भी ज़रूर देखिएगा। और डिवाइड एंड कंकर का क्या मतलब होता है? बड़े लार्ज सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना, फंक्शन पे डिवाइड कर देना और उसके ऊपर काम करना, दिस इज़ कॉल्ड डिवाइड एंड कंकर। तो इसको भी ज़रूर देखिएगा। और ये भी बात याद रखनी कि जब भी आप लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं तो उनमें कमेंट्स ज़रूर देने चाहिए। और कमेंट्स वहाँ पर लिखते हैं जहाँ पर आमतौर पर कोई प्रोसेसिंग जो है ना हम कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। ऐसा नहीं होता कि जहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हों वहाँ पर हम उसके साथ जो है कमेंट लिखते हैं कि डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। तो ये ऐसे कमेंट्स, सस्ते कमेंट्स नहीं देने, बल्कि कमेंट्स वहाँ पर लिखते हैं जहाँ पर हमारे पास कोई प्रोसेसिंग हो रही हो। और डिफ़ॉल्ट फंक्शन आर्गूमेंट्स वाली बात याद रखें। इसके लिए मैं आपको छोटा सा प्रोग्राम दिखाना चाहूँगा, उसको देखेंगे तो यकीनन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट फंक्शन आर्गूमेंट्स क्या होते हैं? लुक एट दिस, ये एक प्रोग्राम है, इसमें ये एक फ़ंक्शन है, शो इसका नाम है। और ये देख लें कि इसको वैल्यूज़ दी गई हैं। ये एक इंटीजर वेरिएबल है, इसको वैल्यू 1 दी गई है, ये एक फ्लोटिंग है, ये इस तरह लॉन्ग है। ये जो हम पहले से इसको जहाँ पर हम फंक्शन की प्रोटोटाइप लिख रहे हैं वहाँ पर हम इसको जो आर्गूमेंट दे देते हैं, इसे हम कहते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स हैं। इस बात को याद रखिएगा और इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि ये डिफ़ॉल्ट है या नहीं है, तो इसको ज़रूर देखिएगा, डिफ़ॉल्ट फंक्शन आर्गूमेंट्स को। और आगे चल रहा हूँ
जल्दी जल्दी से आगे जाना चाह रहा हूँ। अगर सर दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा सर को हिलाएं, क्योंकि मैं आप लोगों को यूँ कह लें कि बस गुजार रहा हूँ आप लोगों के सर के ऊपर से, आप लोगों को ताकि आइडिया हो जाए पेपर की तैयारी कैसे करनी है। और ज़रूर देखिएगा इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं। इसकी जो फर्स्ट लाइंस हैं, फर्स्ट ये वाला जो पैराग्राफ है, इसको आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है। इसमें से MCQs बन सकता है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ MCQs मत देखा करें, पास्ट पेपर सिर्फ मत देखा करें। पास्ट पेपर वाली वीडियो भी मैं आप लोगों के पास जल्दी लेकर आऊँगा, लेकिन सिर्फ पास्ट पेपर से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, आप अन्यवा तैयारी कर रहे होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जब हैंडआउट्स पढ़ें और हैंडआउट्स पढ़ने के साथ साथ आप तैयारी करें। तो ये जो मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ ना, इसको ज़्यादा ध्यान देने की इन चीज़ों पर ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। आगे हैं तो फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग है क्या जनाब? फंक्शन को ओवरलोड करना मतलब ये है कि सेम नेम है, यानी एक फंक्शन है और वो डिफरेंट बिहेवियर्स के साथ काम कर रहा है। एक फंक्शन है वो मुख्तलिफ ऑपरेशंस कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। तो इस बात को आप लोगों ने याद करना है और इसकी जो फर्स्ट लाइंस हैं वो आप लोगों ने ज़रूर रीड करनी है। इसका जो पहला पैराग्राफ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आप ज़रूर देखिएगा। और दूसरा बात ये है कि ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग है, यहाँ से आप इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और इनको पढ़िएगा। थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला आपको समझ आती जाएगी। और फ़िलहाल मैं आप लोगों को लेक्चर नहीं दे रहा, मत समझिएगा कि मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को याद करनी होती हैं। प्रोग्राम्स बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं, इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं फिर ज़रूर देखें, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जो पार्ट आएगा वो प्रोग्राम्स का ही होगा। आगे चल रहे हैं। असल में एक्चुअल जो कोर्स है ना आप लोगों का, वो क्लासेस, यहाँ से बहुत ज़्यादा पेपर आने का चांस है। और जो प्रोग्राम भी आएगा वो हो सकता है आपको क्लासेस का ही आए। क्लास होती क्या है ये बात आप याद करिए। क्लास एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। क्लास एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, ठीक है। एक क्लास में क्या क्या होता है? क्लास में डाटा मेंबर्स होते हैं, उसके फंक्शंस होते हैं जो कि डाटा के ऊपर मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स किन्हें कहते हैं? जो क्लास के जो इंस्टांसेस होते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोई भी प्रोग्राम नहीं लिखा तो मेरे वीडियो लेक्चर्स इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा, सारी डिटेल होगी। फ़िलहाल आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने ये पॉइंट्स याद करने हैं, ये याद रखिएगा। और क्लास का स्ट्रक्चर याद रखिएगा। क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं? क्लास कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद क्लास का नाम लिखते हैं और यहाँ पे क्लास की डेफिनेशन होती है। इट मीन्स कि क्लास के डाटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं। डाटा मेंबर्स क्या होते हैं? आगे चलता हूँ दिखाता हूँ। लुक एट दिस, ये एक क्लास है, इस क्लास का नाम डेट है और इसमें ये इसके 3 डाटा मेंबर्स हैं जिनको हमने यूज़ करना है। और इनको यूज़ कौन करेगा? इनको फंक्शंस यूज़ करेंगे, फंक्शंस इनको मैनिपुलेट करेंगे। और एक्चुअली क्लासेस का कॉन्सेप्ट है क्या? क्लासेस का कॉन्सेप्ट ये है कि हम इंटरफेस को सेपरेट करना चाहते हैं इम्प्लीमेंटेशन से, ताकि पता ना चले कि हमने किस तरह का कोड लिखा हुआ है हमें, क्योंकि यूज़र को सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन से कोई गर्ज नहीं होता, उसको सिर्फ इंटरफेस चाहिए होता है। तो इसलिए क्लासेस को हम इस्तेमाल करते हैं। इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको ज़रूर पढ़िएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और क्लास का स्ट्रक्चर है, और ये बात ज़रूर याद रखनी है, MCQ पक्का आएगा, अपने पास लिख के रख लें कि जो डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी होती है डाटा मेंबर्स की वो प्राइवेट होती है, या जो मेंबर फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? वो हिडन होते हैं या प्राइवेट होते हैं। क्योंकि आपको पता है क्लास के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है प्राइवेट और एक होता है पब्लिक। अब इनका मतलब क्या है? प्राइवेट का मतलब ये होता है कि ये जो है ना, ये प्राइवेट जो डाटा मेंबर्स हैं, जो भी हम प्राइवेट वाले पार्ट में लिखते हैं, वो इस क्लास के बाहर उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता, उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। जबकि जो पब्लिक पार्ट होता है ना, इसमें हम लिखते हैं फंक्शंस, और पब्लिक पार्ट का मतलब ये होता है कि हम इनको क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्लास का लिखने का स्ट्रक्चर ज़रूर आप लोगों को आना चाहिए। आगे ये एक प्रोग्राम है, ये सारी कहानी उसके बारे में लिखी हुई है। अब ये देखें, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। लुक एट दिस, ये क्लास का एक स्ट्रक्चर है, ये क्लास है, उसका नाम डेट है, ये उसका पब्लिक पार्ट है। और पब्लिक पार्ट में ये एक फंक्शन लिखा हुआ है डिस्प्ले का, और ये एक कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है। ओके, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? डिटेल इसमें थोड़ी सी आगे आ रही है। प्राइवेट ये पार्ट है, और इस प्राइवेट पार्ट में ये इसके 3 डाटा मेंबर्स हैं। डाटा मेंबर्स क्या होते हैं? जो वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए होते हैं। और फंक्शन मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं? जो इन डाटा मेंबर्स को इस्तेमाल करते हैं। आगे चल रहे हूँ, काम बहुत ज़्यादा है
और यकीनन आप लोग भी ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए बड़ी शॉर्ट सी वीडियो और बातें गुजार के आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि आप लोग शायद कुछ ना कुछ तो ज़रूर करके जाएंगे। ओके, ये क्लास है, इसका थोड़ा सा चारों इंट्रोडक्शन आप लोग देख लें, आपको पता चल जाए ये क्लास है, ये इसका नाम है, ये इसका इंटरफेस पार्ट है। आपको याद होना चाहिए कि पब्लिक लिखते कैसे हैं, ये कॉलन ज़रूर यूज़ करते हैं। ये जब आप पब्लिक पार्ट लिखेंगे, जब आप प्राइवेट पार्ट लिखेंगे, ये भी और ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट पहले लिखें या पब्लिक पहले लिखें, ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। सिर्फ याद ये रखना है कि ये जो प्राइवेट पार्ट होता है ये वो हिडन पार्ट होता है। इट मीन्स कि ये क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। ये क्लास का एंड हो रहा है, सेमीकोलन जहाँ पे लगा हुआ है, और ये क्लास के बाहर है, उस फंक्शन को एक्सेस किया जा रहा है, उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है डिस्प्ले के फंक्शन को। और ये वो वाले डाटा मेंबर्स हैं, डे मंथ ईयर, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। किस तरीके से किया जा रहा है डिटेल इसकी बाद में देखेंगे, अभी मैं चल रहा हूँ आगे। ओके, टाइम इज़ टू शॉर्ट और काम बहुत ज़्यादा, और अगर सर दर्द हो रही है तो चाय का कप बनाएं, मुझे भी पिलाएं, ख़ुद भी पिएं, और थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहें साथ साथ। ये जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं इनको अगर आप लोग देखना चाहते हैं, स्पेशल क्लास लेना चाहते हैं, तो मैं आपके पास हर टाइम अवेलेबल हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल टाइम शॉर्ट है और मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ये जो समरी है, ये समरी ज़रूर पढ़नी है। ये ऊपर वाला सारा हिस्सा छोड़ दें, मैं जितना बता के आया हूँ ये समरी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ऊपर वाले पूरे का पूरा यह पार्ट यहाँ जो बता दिया गया। और ये जो टिप्स हैं ये ज़रूर कीजिएगा, और प्राइवेट पार्ट पब्लिक पार्ट वाली बात याद कीजिएगा, प्राइवेट पार्ट किस लिए होता है। और कंस्ट्रक्टर वाली बात फिर रह गई। कंस्ट्रक्टर जो ऊपर मैंने बताया था, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है जो कि आमतौर पर क्लास का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर बता रहा होता है, और कंस्ट्रक्टर का सेम नाम होता है जो क्लास का नाम होता है। जैसे कि अगर क्लास का नाम ऊपर डेट था, को जो हम कंस्ट्रक्टर रखेंगे उसका नाम भी डेट होगा। इस बात को भूलना नहीं आप लोगों ने। आगे चल रहा हूँ, टिप्स को ज़रूर देखिएगा, और टिप्स कभी भी नहीं छोड़नी है आप लोगों ने। और लेक्चर नंबर 27 में क्या क्या याद करना है, फिर वही चल रहा है, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। ये आप लोगों ने इसका जो पहला पैराग्राफ है इसको ज़रूर आप लोगों ने पढ़ना है, और ये वही बातें हैं जो पहले ऊपर वाले पहले जो वो पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। ये फिर क्लास वाली सारी बातें जनाब चल रही हैं। कंस्ट्रक्टर वाला, कंस्ट्रक्टर की थोड़ी सी डिटेल आ गई, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है। इसकी फ़र्स्ट 3 लाइन्स को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और ये भी बात याद करनी है कि अगर हम खुद से कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिफ़ाइन नहीं करते क्लास में, तो जो C++ है वो खुद से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें दे देता है। क्या हुआ यार, पसीने क्यों आ रहे हैं, सर दुखने लग गया होगा, सोच रहे होगे कि क्या कर रहा है ये बंदा, हमें भगाई जा रहा है, कुछ बता नहीं रहा। तो जनाब ये सिर्फ़ और सिर्फ टिप्स बता रहा हूँ तैयारी करने के लिए, समझा नहीं रहा हूँ, याद रखिएगा। और टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, ये आप लोगों को पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कंस्ट्रक्टर कितनी तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, एक होता है कंपाइलर जनरेटेड, यानी जो हम खुद से कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन नहीं करते, नहीं डिक्लेयर करते, तो कंपाइलर एक कंस्ट्रक्टर खुद से बना देता है, उसे कहते हैं कंपाइलर जनरेटेड। एक होता है सिंपल कंस्ट्रक्टर, जो कोई भी आर्गूमेंट नहीं लेता, उसे हम कहते हैं सिंपल कंस्ट्रक्टर। लाइक दिस, ये कंस्ट्रक्टर है, ये कोई भी आर्गूमेंट नहीं ले रहा। उसके बाद आगे चलें तो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, जो पैरामीटर ले रहा है। आप इसको देख सकते हैं कि इसने 3 पैरामीटर लिए हैं, 2 ले, 3 ले, जितने भी ले, जितने हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग होती है, हम पहले देख कर आए हैं, उसी तरह ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती है कि कंस्ट्रक्टर का नाम सेम रहेगा लेकिन वो डिफरेंट बिहेवियर परफॉर्म कर रहा होगा। तो स्टूडेंट्स इसकी पहला जो पैराग्राफ है ज़रूर इसको पढ़िएगा। ये आगे कंस्ट्रक्टर की सारी एक्सप्लेनेशन आ गई। इसकी डिटेल अगर आप लोग नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, लेकिन ऊपर वाली जो बातें वो ज़रूर देखिएगा। और यूटिलिटी फंक्शंस को ज़रूर देखिएगा, यूटिलिटी फंक्शंस की डेफिनेशन को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आमतौर पर हमें पता है कि हम जो फंक्शंस होते हैं ना, वो कहाँ पे लिखते हैं, वो हम प्राइवेट पार्ट में लिखते हैं। अगर हम कोई फंक्शन वो हम लिखते हैं अगर हम जो भी फंक्शंस होते हैं वो हम लिखते हैं पब्लिक पार्ट में। अगर हम कोई फंक्शन प्राइवेट पार्ट में लिख दें तो उस फंक्शन को हम यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं, और वो वाला जो फंक्शन होता है वो क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो इसकी बात जो है ना, यूटिलिटी फंक्शंस को ज़रूर याद रखिएगा। और डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं और डिस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं, याद रखें। जब भी हम कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उस कंस्ट्रक्टर को डिस्ट्रॉय भी करना होता है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं। और ये जो साइन आप लोग देख रहे हैं ना, ये साइन ज़रूर याद रखिएगा, जब भी डिस्ट्रक्टर लिखते हैं तो उससे पहले ये वाला साइन ज़रूर लगाते हैं। ये देखिएगा, इसे टिल्ड साइन कहते हैं, ये वाला साइन हम इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्टर में। ये सिर्फ आपने सिर्फ इतनी बातें याद करनी है, ये जो पहले 2 पैराग्राफ हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चल रहे हैं अगले लेक्चर में। मैं भाग रहा हूँ, आप लोग भी भागते जाएं, लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम है तो ज़रूर इनकी रीडिंग करें, और जहाँ पर प्रॉब्लम आए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 28 में आ रहा हूँ। लेक्चर नंबर 28 में कौन कौन सी चीज़ें हैं, मेमोरी एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, मेमोरी एलोकेट कैसे कर सकते हैं। ओके जी, तो मेमोरी एलोकेशन वाले जो टॉपिक हैं ये हम पहले भी थोड़े से देख चुके हैं। ये एक स्ट्रक्चर का एक जो वो स्ट्रक्ट और क्लासेस दोनों में डिफरेंस जब होता है, ये एक स्ट्रक्ट है। तो अगर हम जब स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिस तरह हम कोई क्लास बनाते हैं तो हम क्लास के कीवर्ड से बनाते हैं, और अगर हमने कोई स्ट्रक्चर बनाना हो तो हम वो स्ट्रक्ट के कीवर्ड से बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर है, इसका नाम ABC है, ये इसके डाटा मेंबर्स हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर भी देखिएगा, और ये बात याद रखिएगा कि स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करते हैं। उसके लिए स्ट्रक्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आगे फिर वही बातें आ गई, मेलॉक फंक्शन, कलॉक फंक्शन जो कि मेमोरी एलोकेट करने के लिए होते हैं, और री एलोक फंक्शन मेमोरी री एलोकेट करने के लिए होता है, और फ्री फंक्शन किस लिए होते हैं, जो हम मेलॉक फंक्शन जो मेमोरी रिज़र्व करता है, अगर कोई मेमोरी इस्तेमाल नहीं हो रही तो हम उसको फ्री फंक्शन के ज़रिए फ्री कर लेते हैं। इसका सिंटैक्स ज़रूर याद रखिएगा। आगे फिर वही बातें चल रही हैं। आगे न्यू ऑपरेटर वाली बात आ गई। न्यू ऑपरेटर के ज़रिए मेमोरी कैसे एलोकेट करते हैं, और न्यू ऑपरेटर किसके साथ इस्तेमाल होता है, इसका जो सिंटैक्स है ये ज़रूर देखिएगा और इसको याद भी करिएगा, क्योंकि पेपर में आ सकता है। और जब भी हम मेमोरी एलोकेट करती हैं न्यू के ज़रिए से, तो हम उसको डिलीट ऑपरेटर के ज़रिए से डिलीट करते हैं। याद रहेगी ये बात। जिस तरह हम मेलॉक फंक्शन कलॉक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमने मेमोरी को फ्री करना हो तो हम क्या करते हैं, फ्री फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब हम न्यू ऑपरेटर के ज़रिए मेमोरी एलोकेट करते हैं तो वो हम फ्री कैसे करते हैं, डिलीट ऑपरेटर के ज़रिए करते हैं। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। और न्यू ऑपरेटर के ज़रिए भी जो मेमोरी एलोकेट करते हैं वो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होती है, स्टैटिकली एलोकेट नहीं होती। क्या हुआ, सोने लग गए हैं, अभी से सो रहे हैं? अगर सो रहे हैं तो लेक्चर इसको, मेरी बातों को रोक दें, स्टॉप कर दें, थोड़ी देर बाद दोबारा सुन लीजिएगा, कोई बात नहीं। क्योंकि जब हमने पहले से कुछ पढ़ा ना हो और एकदम से इतना मलबा बोरियां लादनी काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो अगर सर दर्द करने आप लोगों का कर रहा है तो ज़रूर आप लोग छोड़िए और थोड़ी देर बाद दोबारा सुनिए, इंशाल्लाह दोबारा समझ आ जाएगी, ठीक है। और एक बार नहीं 2 बार सुनिए तो ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। ओके, ये जो बड़ी बड़ी पिक्चर्स आ रही हैं, पिक्चर्स को ना देखें फ़िलहाल। अगर आप लोगों के पास टाइम शॉर्ट है तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी थोड़ी थ्योरी जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो बातें ज़रूर याद करिएगा। अगर बाकी वाली रह भी जाएँ तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आगे ये क्लास और स्ट्रक्चर का थोड़ा सा डिफरेंस है, इसकी जो ये बातें हैं ज़रूर पढ़िएगा। स्ट्रक्चर और क्लासेस हैं तो सिमिलर, इक्वट सिमिलर, लेकिन थोड़ा सा इनमें फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है कि जब हम क्लास डिक्लेयर करते हैं तो हम क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, और जो क्लासेस होती हैं वो C++ में यूज़ होती हैं, और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये C में इस्तेमाल किए जाते हैं। याद रहेगी, आई होप आप लोगों को ये बात। आगे चल रहा हूँ, प्राइवेट कीवर्ड और पब्लिक कीवर्ड दोनों का फ़र्क ज़रूर याद रखिएगा। आगे चले जा रहा हूँ, और डिलीट ऑपरेटर, फिर दोबारा वही वाली बातें आ रही हैं। फ्री फंक्शन आ रहा है, डिलीट ऑपरेटर, ये बातें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो बार बार अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, टाइम शॉर्ट है, तो सिर्फ उतनी बातें पढ़ें जितनी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ओके जी, मेन फंक्शन के बारे में हम पहले ही जानते हैं कि जहाँ से मेन फंक्शन क्या होता है, जहाँ से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। और आप लोगों को पता है कि आप मेन फंक्शन के ऊपर पहले भी काफ़ी काम कर चुके होंगे। ओके जी, तो आगे चल रहे हैं। मैसेजेस और मेथड्स का जो डिफरेंस है इसको ज़रूर याद करिएगा, इनमें से आपको MCQs आ सकता है। ये 2 पैराग्राफ ज़रूर पढ़िएगा। ओके, क्लासेस का फ़ायदा क्या होता है? क्लासेस का फ़ायदा ये होता है कि इससे जो लैंग्वेज होती है उसके जो फीचर्स होते हैं, यूँ कह लें कि वो एक्सटेंड हो जाते हैं, तो इसलिए हम क्लासेस को इस्तेमाल करते हैं। तो आगे ये टिप्स आ गई हैं। टिप्स तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। इन टिप्स में से यूँ कह लें कि काफ़ी पेपर आता है, और ये टिप्स जो होती हैं ये इस पूरे के पूरे जो चैप्टर हम पढ़ के आए हैं ना, यूँ कह लें ये उसकी समरी होती है। तो टिप्स आप लोगों ने स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं छोड़नी।
आगे चल रहा हूँ। ये लेक्चर नंबर 29 है और ये मेरे पास आगे फ्रेंड फंक्शन को आपने डिक्लेयर करने का तरीका याद करना है। अभी मैं आप लोगों को बताना एक बात बता रहा था, वो बात बता ये रहा था कि जो क्लास के जो फंक्शंस होते हैं वो आउटसाइड द क्लास, यानी जो क्लास के मेंबर्स होते हैं, डाटा मेंबर्स होते हैं, आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं किए जा सकते। इसे हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम फ्रेंड फंक्शन बना लें, फ्रेंड फंक्शन क्लास के अंदर बना लें, तो वो जो फ्रेंड फंक्शन होता है ना, वो क्या करता है, वो उस क्लास के बिहेवियर को, उस क्लास के जो डाटा मेंबर्स होते हैं उनको इस्तेमाल कर सकता है, उनके फंक्शंस को भी यूज़ कर सकता है। तो जो फ्रेंड फंक्शन होता है ये दोस्त बन जाता है और ये उसके जो प्राइवेट बिहेवियर होता है, जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं, उनको क्लास से आउटसाइड भी एक्सेस कर सकता है। अब आपने याद क्या करना है, याद आप लोगों ने ये करना है कि आपने डिक्लेरेशन इसकी याद करनी है। डिक्लेरेशन कैसे करते हैं ये आप लोग देख लें, ये सिंटैक्स है, ये आप लोग ज़रूर याद करिएगा, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ तक ज़रूर पढ़िएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। फिर अगर एमसीक्यू थोड़ा सा चेंज करके भी आएगा ना, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी होगा तो आप लोग फिर उसको कर सकेंगे। तो इसलिए आगे सैम्पल प्रोग्राम्स में मैं फ़िलहाल नहीं जा रहा क्योंकि टाइम वेरी शॉर्ट, और मैं आप लोगों को बस ट्रिक्स बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। जो ज़रूरी होता है बड़े बड़े प्रोग्राम्स को ना पढ़ें, अगर ज़्यादा शौक़ है तो ज़रूर पढ़ें, और अगर समझ नहीं आती तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। लेकिन आप लोगों को पता है कि फ़िलहाल ये जो मैं बता रहा हूँ सारी बातें, ये सिर्फ़ और सिर्फ फाइनल टर्म ताकि आप लोगों का गुजर जाए और आप लोग अच्छा स्कोर भी कर सकें जी। तो आगे देखते जाइए, सिर्फ देखते जाना है सिर्फ देखते जाना है। और अगर अच्छे नंबर लेने तो फिर पढ़ना भी है, अगर अच्छे नंबर लेने हैं। ये इसकी समरी है। समरी तो मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि समरी तो छड़ने वाली चीज़ ही नहीं है, कि समरी ज़रूर पढ़ के जानी है आप लोगों ने, ओके। लेक्चर नंबर 29 में फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर क्यों करना है, कैसे करना है, और फ्रेंड फंक्शन को इस्तेमाल क्यों करते हैं, फ्रेंड फंक्शन के फ़ायदे क्या हैं, ओके। ये 3 बातें ओनली, सिर्फ इतनी याद करनी है, ज़्यादा कहानियाँ मत पढ़ें। जो मेन पॉइंट होता है ना वो पढ़ के जाते हैं, क्योंकि आपको जो पेपर होता है वो मेन पॉइंट से आता है, कॉन्सेप्चुअल होता है। लेक्चर नंबर 30 रेफरेंस डाटा टाइप्स में आपने क्या याद करना है कि रेफरेंसेस कैसे दिए जाते हैं। ये जो एंड का ऑपरेटर आपको दिखाई दे रहा है ना, सो ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। दिस इज़ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जो किस लिए यूज़ होता है, ये रेफरेंसिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इस वक्त ये जो एड्रेस ऑपरेटर है ये आई को रेफरेंस कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आई को रेफरेंस कर रहा है। आप लोगों ने इसकी ये जनाब यहाँ तक जो लाइन्स हैं इनको ज़रूर पढ़ना है। रेफरेंसिंग यानी मेमोरी का रेफरेंस दे रहा होता है, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो क्लासेस अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह, वो आप ले लीजिएगा। और शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स भी आप लोग मेरे देख सकते हैं, वो भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, उस पर चले जाएं। फ़िलहाल सिर्फ फाइनल टर्म की तो ये वाला जो लेक्चर है इसके आपने सिर्फ ऊपर रेफरेंसिंग वाली जो बातें हैं वो ज़रूर याद करनी है, और उसको लिखते कैसे हैं वो याद करना है, और रेफरेंस और पॉइंटर के दरमियान डिफरेंस क्या है ये आप लोग ज़रूर याद करिएगा। आपको पता है ना कि जो पॉइंटर होता है, जब हम कोई पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या काम करता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी न किसी मेमोरी का एड्रेस रिज़र्व कर लेता है। जबकि जो रेफरेंस होता है ना, ये क्या करता है, ये रेफरेंस लेता है, मेमोरी का एड्रेस नहीं लेता। तो दोनों में ये डिफरेंस है, इसको ज़रूर याद करिएगा। डैंगलिंग रेफरेंस क्या होता है, ऐसा रेफरेंस जो किसी भी मेमोरी को पॉइंट ना कर रहा हो उसे डैंगलिंग रेफरेंस कहते हैं। डैंगलिंग रेफरेंस का ये जो पहला पैराग्राफ है ना, इसको आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है ताकि आप लोगों के थ्री क्लियर। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो पेपर होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, इन्हीं हैंडआउट से आता है। ज़्यादा पास पेपर ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट मत किया करें। अक्सर जो आप लोगों को पास पेपर मिलते हैं उनमें जो आंसर्स होते हैं वो गलत मार्क किए गए होते हैं। बराए मेहरबानी अपने हैंडआउट्स को ज़्यादा फोकियत दें, ना कि पास पेपर्स को। इस तरह आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। तो आगे ये ज़्यादा जो प्रोग्राम्स की जो डिटेल होती है ना, प्रोग्राम्स ये जो आप लोग देख रहे हैं सारा ये प्रोग्राम्स की डिटेल है। जो प्रोग्राम लिखा होता है इसकी डिटेल को ज़्यादा मत पढ़ें फ़िलहाल, ठीक है। आप लोग जो मैं बातें बता रहा हूँ सिर्फ फ़िलहाल उनको देखें। अगर ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं फिर ज़रूर पढ़ें। और ये समरी है, समरी पढ़ लें। इस रेफरेंस वाले चैप्टर की सिर्फ आप समरी पढ़ लें, काफ़ी है। ऊपर वाला अगर आप सारा ना भी पढ़ें, ये टिप्स हैं ये देख लें, टिप्स देख लें और बाकी ये चीज़ें देख लें। तो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 30 तक मैंने आप लोगों को जो बातें बताई हैं इनको याद करें।
और वीडियो नंबर 2 भी अपलोड होने वाली है, उसको देखें। और ये 2 वीडियोस आप लोग देखें, इंशाल्लाह पेपर करने जाएं और मेरी बातों को याद रखें, इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर थक गए हो, अगर मैंने आप लोगों को बोर किया हो, अगर मैंने आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकूं। और याद रखिएगा कि ये मैंने आप लोगों को समझाया नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने ट्रिक्स दी हैं कि आप लोगों ने फ़िलहाल तैयारी कैसे करनी है। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी वाया व्हाट्सएप और यू कैन ईमेल अस। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और ये पार्ट 2 है फाइनल प्रिपरेशन का, और मैंने इससे पहले पार्ट 1 शेयर किया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो को अच्छे तरीके से देखा होगा। तो स्टूडेंट्स, आज जो पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने इसको जो है वो कोशिश करनी है कंप्लीट कर लें, और इसके बाद एक पार्ट आप लोगों के लिए आएगा जिसमें कि प्रोग्राम्स होंगे, क्योंकि काफ़ी जो वो स्टूडेंट्स जिक्र कर रहे हैं इस चीज़ का कि प्रोग्राम्स को भी शामिल किया जाना चाहिए वीडियो में। तो उसकी भी वीडियो जो है वो पार्ट नंबर 3 में इंशाल्लाह ताला कल तक अपलोड हो जाएगी। और अभी जो मैं पार्ट नंबर 2 अपलोड कर रहा हूँ, इसको ज़रा मैंने फास्टली लेकर चलना है क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा है और उसको कवर करना है। लेक्चर नंबर 31 है। आपने इस लेसन में क्या क्या याद करना है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपने टॉपिक्स को देखा करेंगे, टॉपिक्स है क्या और इनमें कौन से टॉपिक्स जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का टॉपिक जो वो इम्पॉर्टेंट है, और ये याद रखना है कि हम जब ऑपरेटर ओवरलोड है क्या और हम इसे क्यों हम ऑपरेटर्स को ओवरलोड करते हैं, और ऑपरेटर्स होते क्या हैं, और कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनको हम ओवरलोड कर सकते हैं, और जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं तो कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस उस पर लागू होती हैं। और दूसरी बात है, ये आगे एग्जांपल आएगी, और उसके बाद नॉन मेंबर ऑपरेटर फंक्शंस होंगे। दैन हमारे पास ये 2 एग्जांपल प्रोग्राम्स हैं। इस पार्ट में हम प्रोग्राम्स वाला पार्ट नहीं देखेंगे क्योंकि हमने जो प्रोग्राम्स है वो कंपाइलर के ऊपर जो है प्रैक्टिस करने हैं, तो वो पार्ट नंबर 3 में आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। तो बेटे, ये बात ये कि यहाँ तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं याद करना इस पूरे पेज में। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, इसको गौर से देखें। ऑपरेटर ओवरलोडिंग से होता क्या है? देखें ऑपरेटर होता क्या है। पहले बात तो ये ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जब ऑपरेटर्स होते हैं। और ये ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं हमें पता है। ये अगर हम प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे तो ये ऐड करेगा, माइनस का सब्ट्रैक्ट करेगा, और इसी तरह बाकी जो वो हमारे ऑपरेटर्स हैं। यानी जो ऑपरेटर जिस पर्पस के लिए बनाया गया है वो काम करेगा। लेकिन जब हम एक ऑपरेटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं क्लासेस में, और जब हम ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं, हमें पता है कि जब हम क्लासेस बनाते हैं तो क्लासेस के कौन कौन से पार्ट होते हैं। प्राइवेट पार्ट होता है, पब्लिक पार्ट भी होता है, और उसके बाद हम अपने इन जो है ना क्लासेस को जो यूज़ करते हैं वो मेन फंक्शन में आके यूज़ करते हैं। बिकॉज़ जो क्लासेस होती हैं ये जो है वो प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन होती है, और जो इंटरफेस होता है वो कौन सा होता है, वो मेन फंक्शन के बाद होता है। तो स्टूडेंट्स, हम वहाँ पर क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स को अगर हम ऐड करवाना चाहें तो हम वेरिएबल्स की तरह उनको ऐड नहीं कर सकते। लाइक अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हों, एक वेरिएबल आई है, एक वेरिएबल जे है, ठीक है। तो अगर हम तो वेरिएबल को ऐड करवाना चाहें वो तो बड़ा आसान काम है, ठीक है। लेकिन अगर हमने ऑब्जेक्ट्स को ऐड करवाना हो, अगर हमारे पास क्लास है, उस क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हमने उनको ऐड करवाना हो तो यही सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इनको इस्तेमाल करने का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। ओके, तो वो तरीका क्या है? आपने इसका सिंटैक्स याद करना है। और दूसरा कि हमें जो वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहाँ पर करनी चाहिए? जब हमारे पास एक ऐसी क्लास हो जिसमें मैथमेटिकल फंक्शंस हों, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो उस सूरत में हम ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। ओके, उसके बाद ये एग्जांपल है, इसको आप लोग देख लीजिएगा।
और देन कौन कौन से ऑपरेटर ओवरलोड किए जा सकते हैं। दो तरह के 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जिनको ओवरलोड किया जा सकता है। पहला ऑपरेटर है यूनरी और दूसरा है बाइनरी। यूनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर को कहते हैं जो सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ काम करता है, जो सिर्फ यहाँ पर इसने ऑपरेटर लिख दिया, यहाँ पे ऑपरेंड आना है, जो सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ काम करता है उसे हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। और ये यूनरी ऑपरेटर की एग्जांपल्स हैं, इनको आप लोगों ने ज़रूर देखना है, आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये एंड का साइन जो बना हुआ है या ये जो टिल्ट बना हुआ है, आपसे पूछ सकता है कि ये कौन सा ऑपरेटर है। इट इज़ अ टाइप ऑफ बाइनरी, यूनरी, टर्नरी, आपको इस तरीके से एमसीक्यूज़ आ सकता है। तो आप लोगों ने देखना है कि ये किस टाइप का ऑपरेटर है। तो बेसिकली 2 तरह के होते हैं, यूनरी और बाइनरी। यूनरी एक ऑपरेंड लेता है, ये आपको एमसीक्यूज़ भी आ सकता है। और उसके बाद जो बाइनरी ऑपरेटर है ये 2 ऑपरेंड्स पे काम करता है, बोथ साइड्स। लाइक अगर हम जो प्लस कर रहे हो तो हम कैसे लिखते हैं, a + b लिखते हैं। इसी तरह माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवीजन, और ये मॉडुलस ऑपरेटर है, ये इक्वल ऑपरेटर है। और इसी तरह लेस देन, ग्रेटर देन, ये वो ऑपरेटर्स हैं जो 2 ऑपरेंड्स पे काम करते हैं, सिंगल ऑपरेंड पे काम नहीं करते। ओके, तो ये वो लिस्ट है, ये वो वाले ऑपरेटर्स हैं जो ओवरलोड किए जा सकते हैं, यानी जिनको हम ऑब्जेक्ट्स के साथ डिफरेंट बिहेवियर के जरिए हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो वाले ऑपरेटर्स हैं। तो आपने इसकी लिस्ट को एक दफ़ा गौर से देख लेना है ताकि अगर एमसीक्यूज़ में आए तो आपको पता हो कि कौन कौन से ऑपरेटर ओवरलोड किए जा सकते हैं और कौन से नहीं किए जा सकते। तो स्टूडेंट्स, ये वाली जो लिस्ट है, यहाँ पर आप लोगों को जो ऑपरेटर नज़र आ रहे हैं ये वो ऑपरेटर हैं ये जिनको ओवरलोड नहीं किया जा सकता, तो इसको ज़रूर देखिएगा। और ये जो सिंटैक्स है इसको ज़रूर आप लोगों ने देखना है, इसको आप लोगों ने मिस नहीं करना। ये जो सिंटैक्स है इसको लाजमी याद करके जाइएगा। ये ओवरलोड करने का सिंटैक्स है। अगर हम ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहें तो हमें क्या क्या लिखना पड़ता है। सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, उसके बाद ऑपरेटर कीवर्ड लिखते हैं, देन वो ऑपरेटर जिसको हम ओवरलोड करना चाहते हैं जैसे प्लस है या माइनस है वो लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर पैरामीटर लिस्ट होती है। तो इसका सिंटैक्स ज़रूर देखना है, आप लोगों को एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। ओके, नीचे चलते हैं। ये वो रेस्ट्रिक्शंस हैं जो ऑपरेटर ओवरलोड पर हैं कि ठीक है, ये कौन कौन सी हैं। द ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग फंक्शन फॉर ओवरलोडिंग दिस दिस दिस, ये जो 3 ऑपरेटर दिखाए गए हैं 4, कहा जा रहा है कि इनको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा एज क्लास मेंबर्स, यानी ये जो ऑपरेटर हैं अगर हम इनको ओवरलोड करना चाहते हैं तो इनको क्लास मेंबर बनना पड़ेगा, यानी ये क्लास का हिस्सा होना चाहिए। अगर ये क्लास का हिस्सा नहीं होगा तो हम इनको ओवरलोड नहीं कर सकते। और इसी तरह के हम जिस ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर रहे हैं उसके जो नंबर ऑफ ऑपरेंड्स हैं, यानी a + b, अब देखें a एक ऑपरेंड है, b एक ऑपरेंड है और इसमें जो प्लस है वो ऑपरेटर है, तो उसको हम बाद में तब्दील नहीं कर सकते। तो उसके जो नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हैं वो उतने ही रहेंगे जितने हम लोगों ने पहले लिए थे, और कोई भी नया ऑपरेटर क्रिएट नहीं किया जा सकता। ओके, ये इसके जो रेस्ट्रिक्शंस हैं आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी इसका आ सकता है कि रेस्ट्रिक्शन लिखिए। ये एग्जांपल है ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। फ़िलहाल आपने इसमें से कुछ भी नहीं देखना, ठीक है, आपको सेम एग्जांपल कभी भी नहीं आएगी। ये आप लोग देख लें सिंटैक्स किस तरीके से लिखा गया। ये रिटर्न टाइप है, ठीक है, और ये क्लास का नाम है। ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है जो कि इस क्लास को एक्सेस कर रहा है, और ये ऑपरेटर कीवर्ड है, और ये वो ऑपरेटर है जिसको ओवरलोड किया जा रहा है, और ये नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स हैं। तो आपने स्टूडेंट्स इसका सिंटैक्स ज़रूर गौर से देखना है क्योंकि एमसीक्यूज़ में आपको पूछा जा सकता है कि करेक्ट सिंटैक्स को टिक करें जो करेक्ट है। ओके जी, आगे चल रहे हैं। एग्जाम्पल को फ़िलहाल ये वाली जो दी गई है इसको अगर आप लोग नहीं भी देखेंगे तो गुजारा हो जाएगा जी। तो आगे चल रहा हूँ मैं। ये नॉन मेंबर ऑपरेटर फंक्शंस के बारे में ये जो पैराग्राफ दिया गया है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। इसकी फ़ाइल भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, लिंक डाल देंगे, तो आप उस वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो लॉन्ग एग्जांपल्स हैं
हम लोगों ने इनको प्रोग्राम्स में डिस्कस करना है। तो फ़िलहाल यहाँ से आप इसको मत देखिएगा, आप फ़िलहाल अपनी थ्योरी पर फोकस करें। जितना आपके पास टाइम है थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करें, आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो ये जो टिप्स हैं, टिप्स को ज़रूर देखना है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो सिमिलर है फंक्शन ओवरलोडिंग के, इस बात को याद करना है, MCQs आ सकता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज़ क्वाइट सिमिलर टू डैश ओवरलोडिंग, यानी फंक्शन ओवरलोडिंग, फलानी ओवरलोडिंग, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शन ओवरलोडिंग से मिलता जुलता है। और कितनी तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जिनको ओवरलोड किया जा सकता है? यूनरी ऑपरेटर्स हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। यूनरी कौन से ऑपरेटर्स हैं उनकी एग्जांपल ज़रूर देखिएगा, बाइनरी कौन से ऑपरेटर हैं उसकी भी एग्जांपल ज़रूर देखिएगा। और ये जो सारी टिप्स हैं इनको स्टडी करके जाएं। मूव कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 32 पे। ये जो सारा चैप्टर है लेक्चर नंबर 32, इससे जो पिछला चैप्टर था वो ओवरलोड कर रहा था प्लस ऑपरेटर को, और ये ओवरलोड कर रहा है माइनस ऑपरेटर को। और एक इसमें एग्जांपल है जो कि डेट क्लास है, और ये डेट क्लास में जो ऑपरेटर को ओवरलोड कर रही है। तो इस चैप्टर में कुछ ख़ास पढ़ने वाला नहीं है, वो सारे पॉइंट्स जो आपने ऊपर पढ़ लिए हैं वो यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस लगाया गया है। तो इस पूरे चैप्टर को आप इग्नोर कर सकते हैं, आप इसकी सिर्फ टिप्स को देख लें, या इसकी जो समरी है आपने उसको देखना है। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं यहाँ पर चल रहा हूँ इसकी समरी के ऊपर, तो आपने सिर्फ इस चैप्टर की समरी को ही देखना है, बाकी ज़रूरत नहीं है। ये जो लास्ट पे मैंने यहाँ पर जाके हाईलाइट किए, इसको देखिएगा जी। तो अगला चैप्टर मैं चल रहा हूँ, अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है 33। इसमें फिर एक टॉपिक दोबारा से रिकैप हुआ है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करना इसमें जो बताया गया है। दिस पॉइंटर किसे कहते हैं, सेल्फ जो है वो सेल्फ असाइनमेंट क्या है, कन्वर्जन्स किन्हें कहते हैं। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग पहले ऊपर भी डिस्कस की जा चुकी है, अब बार बार इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऊपर से पढ़ लिया तो यहाँ से अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस जो है वो चैप्टर में लेक्चर नंबर 33 में आपको असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोड करना बताया गया है। इसका जो प्रोग्राम है वो हम इसके पार्ट नंबर 3 में करेंगे। फ़िलहाल इसकी जो है वो थ्योरी में सिर्फ आपने ये जो मैंने चंद लाइनें यहाँ पर लगाई हैं, जो मैंने हाईलाइट की हैं, सिर्फ आपने इनको फोकस करना है। और ये बहुत आसान है, आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगी। ये वाली जो है वो स्ट्रिंग क्लास है, और स्ट्रिंग क्लास में आपके पास जो फंक्शन यूज़ किया गया वो कॉन्केटिनेट का फंक्शन यूज़ किया गया है। और कॉन्केटिनेट का फंक्शन क्या काम करता है, वो स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं उसको डिटेल में प्रोग्राम में डिस्कस किया जाएगा पार्ट नंबर 3 में। अभी आप लोग इसकी थ्योरी पे थोड़ा सा फोकस कर लें। और ये जो एग्जांपल्स आ रही हैं ये सारी मैंने पार्ट नंबर 3 में डिस्कस करनी है। दिस पॉइंटर वाले टॉपिक में आपने क्या याद करना है, सबसे पहले तो ये याद करना है कि दिस होता क्या है। दिस एक तो पॉइंटर है, और ये इसको एज ए कीवर्ड हम यूज़ करते हैं। और आपको पता है कि जो कीवर्ड्स होते हैं हम उनको वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ ये दो बातें आपने इसमें याद करनी हैं कि दिस दैट पॉइंटर इज़ नोन एज दिस पॉइंटर, और दिस इज़ अ कीवर्ड, और वी कैन नॉट यूज़ इट एज ए वेरिएबल नेम। इस बात को याद रखिएगा। और ये बफ़र है, ये बफ़र किस लिए यूज़ करते हैं, बफ़र हम यूज़ करते हैं जब हमने जो है वो मेमोरी का कोई ख़ास हिस्सा जब रिज़र्व करना हो और उसमें डेटा को स्टोर करना हो, उस वक़्त हम बफ़र को इस्तेमाल करते हैं। तो इसको देख लीजिएगा। और सेल्फ जब असाइनमेंट वाली जो टॉपिक है इस पे भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, तो मैं आगे चल रहा हूँ। और ये कन्वर्जन्स हैं, कन्वर्जन्स वाली ये जो मैंने टॉपिक्स, ये जो लाइंस मैंने जो हाईलाइट की हैं इनको आप लोग देखिएगा और याद करना है इन लोगों को, जब इन चीज़ों को, ठीक है। आप लोगों ने ये जो कन्वर्जन्स वाला टॉपिक हाईलाइट किया हुआ है। और ये जो अगली एग्जांपल है, एग्जांपल पे अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा ज़्यादा। कोबोल की फुल फॉर्म याद कीजिएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं ये भी देखिएगा।
लेक्चर नंबर 34 है। 34 में आ जाएँ तो हमारे पास जो टॉपिक है ये है अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डायनामिक अरेज क्या होती हैं और हम न्यू और डिलीट ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड कर सकते हैं। आगे एग्जांपल्स होंगी आप लोगों की, और उसके बाद ये जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है इसको ओवरलोड करने का तरीका किस लिए, ताकि हम अरेज को क्रिएट कर सकें। तो आप लोगों को पहले आप लोग वाकिफ़ होंगे अरे किसे कहते हैं। अरे एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। आप लोगों ने अरे को डिक्लेयर करने का तरीका, जो वो इनिशियलाइज़ करने का तरीका पहले देखा होगा। अब जो अरेज हम इस्तेमाल करेंगे इस टॉपिक में, ये अरेज हम क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो उसके इंस्टांसेस होते हैं, उनके साथ इस्तेमाल करना बताया गया है कि उनके साथ इसको लिखते कैसे हैं, यूज़ कैसे करते हैं और इनका एडवांटेज क्या होता है। इनका यूज़ तो वही है कि ये जो अरेज होती हैं ये सेम टाइप ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए होती हैं। और इसको डिक्लेयर करने का तरीका देख लें, इसको यूज़ कैसे करते हैं। और ये जो पहले वाली बातें हैं, सबसे पहले कि क्लास क्या है। क्लास एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, ये हम पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर भी चुके हैं। और इसकी एग्जांपल, इसका सिंटैक्स देखिएगा जो कि लाजमी है आप लोगों के लिए देखना। ये देखें कि ये लिखा है क्लास का नाम और ये ऑब्जेक्ट का नाम है माय डेट्स, और इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, ये साइज़ ऑफ अरे दिया गया है। तो ये जो लाइन है ये हमें बता रही है कि यहाँ पर 10 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए गए हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डेट ना लिखूँ, मैं यहाँ पे इंट लिख दूँ, तो इंट और उसके बाद जब अरे का नाम और उसके बाद मैं यहाँ पे साइज़ लिख दूँ, तो उसका क्या मतलब होगा कि ये एक 10 साइज़ की, 10 एलिमेंट्स के साइज़ की एक अरे है। लेकिन इस वक्त जबकि ये क्लास के साथ यूज़ की जा रही है, ये क्लास का नाम है डेट और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद ये साइज़ है और ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है जिसे सेमीकोलन कहते हैं। तो यहाँ पर 10 अरेज की जो है वो 10 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं। तो आपको इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करना है कि यहाँ पर क्या है। और इनके जो एड्रेसेस हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 इंडेक्स होता है, वो हमेशा अरे का 0 से स्टार्ट होकर 9 तक जा रहे हैं। तो इसको भी आप लोग देखिएगा और इसकी ये जो लाइंस हैं, इसकी 3 लाइंस, इन पे ऊपर थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स मैं आगे मूव कर रहा हूँ और ये जो एग्जांपल्स आ रही हैं फ़िलहाल आप लोगों ने इसको नहीं देखना। और डायनामिक अरेज क्या होती हैं। डायनामिक अरेज वो होती हैं जो कि रन टाइम पे जिनसे मेमोरी को रिज़र्व करवाया जा सकता है। ऊपर जो अरे हम लोग यूज़ कर रहे थे वो स्टैटिक अरे थी, क्योंकि उसको जो हम लोगों ने साइज़ एक दफ़ा दे दिया वो उतना ही रहना है, वो साकिन है, वो चेंज नहीं किया जा सकता। जबकि डायनामिक अरे ऐसी अरे होती है कि जिसको हम कोई साइज़ अगर असाइन कर दें एक बार, तो वो बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। जो साइज़ हमने दिया हो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। वो वाला एरिया, वो वाली मेमोरी जो इस्तेमाल नहीं हो रही, हम बाद में उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये एक स्ट्रिंग टाइप है और यहाँ पर ये पॉइंटर क्रिएट किया गया है। और जब भी पॉइंटर्स आते हैं तो हम पार्ट नंबर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये डायनामिकली मेमोरी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये न्यू का क्या है, ये न्यू जब ऑपरेटर है और इस न्यू ऑपरेटर की मदद से 5 साइज़ की एक जो अरे है वो बनाई गई है। तो ये डायनामिक प्रोसीजर है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि ये डायनामिक है या जो वो स्टैटिक है। इसका आप लोगों को MCQs आ सकता है। और ये जो मैंने थ्योरी यहाँ पर हाईलाइट की है इसको ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। और जब भी हम लोग न्यू ऑपरेटर की मदद से मेमोरी को रिज़र्व करवाते हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए हम डिलीट, ये जो डिलीट है ये यूज़ करते हैं। लेकिन डिलीट को लिखना कैसे है, ज़रा आगे आएँ, आप लोगों को नए पेज पे दिखा रहे हैं। ये डिलीट और उसके बाद ये टेक्स्ट और उससे पहले ये सबस्क्रिप्ट, ये वाला साइन भी हमें सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। तो वो मेमोरी जो हमने न्यू ऑपरेटर की मदद से दी हो और वो मज़ीद इस्तेमाल में ना हो, तो उसको डिलीट करने के लिए हम डिलीट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। न्यू भी एक जो वो ऑपरेटर है फंक्शन नहीं है और डिलीट भी एक ऑपरेटर है फंक्शन नहीं है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। और ये जो मैंने लाइनें यहाँ पर हाईलाइट की हैं इनको भी ज़रूर देखिएगा।
और न्यू और डिलीट ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन लाइंस को ज़रूर देखिएगा जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट की हैं। फर्स्ट ये तकरीबन 8 लाइनें बनती हैं और ये वाला जो पैराग्राफ है इसको भी ज़रूर देखें, इसको भी देखिएगा। डिलीट क्या काम करता है, डिलीट ऑपरेटर कुछ भी रिटर्न नहीं करता। द डिलीट ऑपरेटर रिटर्न्स नथिंग, यानी इट मीन्स ये वर्ड रिटर्न करता है। और ये क्या एक्सेप्ट करता है, इट एक्सेप्ट्स अ पॉइंटर ऑफ वर्ड, तो ये वर्ड पॉइंटर है, ठीक है। तो वर्ड पॉइंटर का मतलब यही हुआ कि ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता टू द मेमोरी ब्लॉक। इसको, इन पॉइंट्स को जो मैंने यहाँ पर जो हाईलाइट किए हैं इनको ज़रूर पढ़िएगा। और ये जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम को फ़िलहाल आप इग्नोर करें, जो पार्ट नंबर 3 है उसमें ज़रूर देखिएगा। और इस ऑपरेटर को ओवरलोड जो हम करते हैं अरेज को क्रिएट करने के लिए, इसके लिए ये फर्स्ट जो 2 पैराग्राफ हैं इनको आप लोगों ने पढ़ना है। और उसके बाद ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको ना देखें तो कोई मसला नहीं है। और ये वाला जो लास्ट वाला है इसको ज़रूर देखना है आप लोगों ने। और ये जो टिप्स हैं यहाँ पर, ये टिप्स तो बिल्कुल भी आप लोगों ने मिस नहीं करनी है, क्योंकि जो टिप्स होती हैं वो आप लोगों के पूरे प्रोग्राम पूरे जो वो लेक्चर का समरी होती है, तो समरी को आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ये आप लोगों ने सारी देखनी है। तो असल में मैं आज आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ क्या पढ़ के जाना है क्या नहीं। मैं डिटेल टॉपिक में नहीं जा सकता क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये तकरीबन 12-13 लेक्चर्स हैं जो एक 30 मिनट की वीडियो में कवर करने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं ये कहूँ जी 30 मिनट में आपको सारा पढ़ाया जा सकता है तो ये बात सच नहीं है। फ़िलहाल सिर्फ आप इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को देखें जो आप लोगों को बताए जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 35 में हमारे पास जो टॉपिक्स आ जाते हैं वो स्ट्रीम्स के आ जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए स्ट्रीम्स क्या होते हैं और सोर्स और डेस्टिनेशन क्या होता है स्ट्रीम का, ये बड़ी आसान सी बात है। फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट किसे कहते हैं, और उसके बाद स्ट्रीम्स का रीकैप है। जब आपने ये वाला पढ़ लिया तो अब रीकैप को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बफर इनपुट आउटपुट किसे कहते हैं और स्ट्रीम्स के साथ कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो स्ट्रीम सबसे पहले कि कितने तरह की होती है, 2 तरह के स्ट्रीम्स होते हैं, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम क्या होता है, जो यूज़र से हम डाटा एक्सेप्ट करते हैं, जो यूज़र से डाटा लिया जाता है उसे हम किस से लेते हैं, उसे हम इनपुट स्ट्रीम की मदद से लेते हैं। और हम इनपुट स्ट्रीम के तौर पर क्या यूज़ करते हैं, अपने प्रोग्राम्स में इन का इस्तेमाल करते हैं। और डाटा को डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट करवाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम आउटपुट स्ट्रीम जो यूज़ करते हैं। और आउटपुट स्ट्रीम के लिए हम आउट का जो फंक्शन है उसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पर इन और आउट जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो ये इस बात पे ज़रा फोकस कीजिएगा। और सोर्स और डेस्टिनेशन क्या होता है, इन का सोर्स क्या है। जब भी हम इन अपने प्रोग्राम में लिखते हैं तो ये डाटा कहाँ से लेता है, ये कीबोर्ड से लेता है। तो इन की जो सोर्स है वो क्या है, फ्रॉम द कीबोर्ड। तो कीबोर्ड इज़ अ सोर्स, किसके लिए, इन के लिए। और जो डाटा डिस्प्ले किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ आउट, और स्क्रीन पर किया जाता है। तो स्क्रीन क्या होता है, ये डेस्टिनेशन होता है, इसको देखिएगा। और आगे मैंने हाईलाइट की हैं चीज़ें, ये वाले देखिएगा, इनको आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। और सोर्स एंड डेस्टिनेशन की यहाँ पर फिर बात की जा रही है। आउट क्या है, आउट आउटपुट स्ट्रीम है और हर स्ट्रीम का कोई एसोसिएटेड सोर्स या डेस्टिनेशन होता है। तो ये वाला जो पैराग्राफ है इसको आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है। और स्टूडेंट्स उसके बाद चल रहे हैं तो फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट किसे कहते हैं। हमें पता है कि जब भी हम लोग अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं तो प्रोग्राम्स की आउटपुट ऐसी होनी चाहिए कि वो दिखने में उसकी जो है प्रेजेंटेशन वो अच्छी हो, बेहतर हो। तो उसके लिए हम जो आउटपुट के लिए जो मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं, जो स्ट्रीम्स इस्तेमाल करते हैं,
वो इसलिए करते हैं ताकि हम उसका स्ट्रक्चर और उसकी जो आउटपुट है वो बेटर बना सकें। तो जब हम इनपुट को एज ए फॉर्मेटेड के तौर पर यूज़ करेंगे तो ही जो है वो आपका जो आउटपुट है वो फॉर्मेटिंग टाइप उसकी कुछ बेहतर हो सकेगी। तो इनपुट और आउटपुट के लिए जो फॉर्मेटिंग टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे जब ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है सी इन और सी आउट के साथ। तो आइए हम उसके ऊपर चलते हैं। ओके, ये रीकैप है। रीकैप का सिर्फ ये वाला आपने पैरा पढ़ना है और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब हम फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में तो हमें एक क्लास, हमें जो हेडर फाइल उसमें यूज़ करना पड़ती है जिसका नाम iomanip.h है, iomanipulation.h। इसको ज़रूर देखिएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। iomanip.h को इस्तेमाल करते हैं जब हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स को एज ए फॉर्मेटिंग टूल के तौर पर यूज़ करना चाहें। और ये बफर इनपुट आउटपुट क्या होता है इसका आप लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ इसको ज़रूर देखना है। तो स्टूडेंट्स आगे चल रहे हैं और ये यहाँ पर जो वो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट है सी इन, सी आउट, सी एरर, सी लॉग। आपने इनके मीनिंग याद करने हैं। आपको पेपर में MCQs आ सकता है कि सी इन जो ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं हम एज ए स्ट्रीम, इसका क्या मीनिंग है। इट मीन्स कि ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इनपुट के तौर पर स्टैंडर्ड इनपुट के लिए। सी आउट किस लिए किया जाता है, स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए। इस तरह जो बाकी हैं इनको भी ज़रूर आप लोगों ने याद करना है। तो स्टूडेंट्स आगे चल रहे हैं। ये वो मेथड्स हैं जो स्ट्रीम्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। ये गेट मेथड है, रीड मेथड है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो रीड मेथड है ये कंप्लीट बफर को रीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सिंटैक्स भी देख लीजिएगा। और उसके बाद ये जो पैराग्राफ मैंने हाईलाइट किए हैं इनको भी आप लोगों ने ज़रूर देखना है। और ये जो प्रोग्राम्स हैं फ़िलहाल आप इनको इग्नोर करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। उसमें आप लोगों को जब तक प्रोग्राम सिखाए नहीं जाएंगे, बताए नहीं जाएंगे तो आप लोगों को ज़रा सा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ से बताना आप लोगों को बोर करने वाली बात है। लेक्चर नंबर 36 और इसमें स्ट्रीम मैनिपुलेशंस क्या हैं, इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको ज़रूर देखिएगा। और स्ट्रीम को मैनिपुलेट करने के लिए हम जो हेडर फाइल्स इस्तेमाल करते हैं iomanip.h, इसका ख्याल कीजिएगा। और fstream.h हम किस लिए यूज़ करते हैं, iostream.h किस लिए यूज़ करते हैं, ये भी आप लोगों ने ज़रूर देखना है। और ये EOF का जो फंक्शन है एंड ऑफ फाइल, इसका फुल फॉर्म याद करना है और ये क्या काम करता है इसको भी देखना है। और ये क्या जो है वो रिटर्न करता है, एंड ऑफ फाइल कैसे रिटर्न करता है, इसका ये जो 2 लाइंस हैं इनको आप लोगों ने ज़रूर देखना है। मैनिपुलेटर्स क्या हैं, मैनिपुलेटर्स को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैनिपुलेटर्स को इनपुट और आउटपुट के जो स्ट्रीम्स होते हैं उनमें हम इस्तेमाल करते हैं। मैनिपुलेटर कितनी तरह के होते हैं, मैनिपुलेटर 2 तरह के होते हैं। एक मैनिपुलेटर ऐसा होता है जो कि आर्गूमेंट नहीं लेता और एक ऐसा मैनिपुलेटर होता है जो सिंगल या सम आर्गूमेंट लेता है। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये 2 जो पैराग्राफ हैं मैनिपुलेटर्स वाले। नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर ऐसे मैनिपुलेटर्स को कहते हैं जो कोई भी पैरामीटर नहीं लेता, पैरामीटर लेस होता है, उसे नॉन पैरामीटराइज्ड कहते हैं। और वो कौन कौन से हैं, जैसे ये ऑक्ट, जैसे ये हेक्सा। तो ये वो देखें ना, इनको कोई भी पैरामीटर हमने पास नहीं किया, इनके साथ ब्रैकेट में हमने कुछ भी नहीं लिखा। तो आपको पता है कि जो हम फंक्शंस में पैरामीटर यूज़ करते हैं, अगर आप लोगों को उसका आइडिया है तो आपको याद होना चाहिए कि इस वक्त ये जो ऑक्ट है इसके साथ कोई भी पैरेंथेसिस में हमने कुछ भी पैरामीटर पास नहीं किए, तो ये पैरामीटर लेस है, तो इसको नॉन पैरामीटराइज्ड कहेंगे। और उसके बाद ये मैनिपुलेटर लिखे हुए हैं और इनकी डोमेन क्या है, यानी कि ये कहाँ से यूज़ करवाए जाते हैं और इनका इफ़ेक्ट क्या है, यानी इनका पर्पस क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनको आप लोगों ने ज़रूर देखना है।
परेशान हो रहे होंगे आप, लेकिन क्या करें, टाइम बहुत शॉर्ट है। और ये पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर को डिस्कशन की जा रही है। जैसे ये सेट विड्थ का एक मैनिपुलेटर है, ये क्या काम करता है इसका आप लोगों ने याद करना है। और ये आगे इसको साइज़ दिया गया 4, यानी ये 4 स्पेसिस क्रिएट करेगा। वन प्रिंटेड, यानी जब हम ये वाली लाइन को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, दिस नंबर गेट्स, यानी ये वाला जो नंबर है जो एज ए वेरिएबल के तौर पर यूज़ हो जा रहा है, गेट्स अ स्पेस ऑफ 4 डिजिट्स। तो ये जब ये नंबर प्रिंट होगा तो ये इससे पहले 4 स्पेसिस होंगी और उसके बाद वो वाला नंबर प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसलिए ये एज ए पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। देखें पैरेंथेसिस में इसको कोई ना कोई वैल्यू दी गई है, तो इसलिए इसको पैरामीटराइज्ड कहते हैं। आगे चलते जाएं तो ये सेट प्रिसीजन वाला है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है इसको भी देखिएगा, इसका फंक्शन। और ये आगे आ रहे हैं, इनके भी आप लोगों ने फंक्शन कि ये किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं ये भी देखना है। ये मैनिपुलेटर सारे के सारे दिए गए हैं, इनकी डोमेन याद नहीं करनी, इसका इफ़ेक्ट याद करना है। जैसे ये मैनिपुलेटर आएगा, आपसे MCQs में पूछा जाएगा कि इसका क्या इफ़ेक्ट है, यानी ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये फॉर्मेट स्टेट फ्लैग्स हैं, इनको देखना है आप लोगों ने। और इनकी डिस्क्रिप्शन मीन्स कि ये क्या काम करते हैं ये भी आप लोगों ने देखना है, और इनकी डिस्क्रिप्शन को याद करके जाइएगा अच्छे तरीके से। थ्योरी अगर आप लोगों की अगर स्ट्रॉन्ग है, थ्योरी आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं, और एक दफ़ा नहीं पढ़ना, 2 से 3 दफ़ा रीडिंग करके जानी है आप लोगों ने अपने हैंडआउट्स की, तो आई होप आप लोगों का 3 CGPA तक आप आराम से पहुँच सकते हैं। ठीक है, फेल होने वाली तो बात ही नहीं है ना। ठीक है, आप ज़रूर इंशाल्लाह ताला पास होंगे। और फिर कमेंट में बताइएगा कि पेपर आप लोगों का कैसा हुआ और कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के आए। और आप हमारे साथ शेयर, जिसका पेपर पहले हो जाए वो अपने शॉर्ट क्वेश्चन और अपने लॉन्ग क्वेश्चन जो वो कमेंट में जाकर ज़रूर बताए, ताकि बाकी लोगों के साथ शेयर किए जा सके और उनको पता चले कि पेपर किस तरह का आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मेटिंग मैनिपुलेशंस हैं, ये फ्लैग्स को यूज़ करने का तरीक़ेकार है, सिंटैक्स है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक नज़र देखना ज़रूर है आप लोगों ने। और ये वैल्यू ऑफ फ्लैग अगर लेफ़्ट हो तो क्या होता है, राइट हो तो क्या होता है, लेफ़्ट राइट हो तो क्या होता है, और इनकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिएगा। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसको पार्ट नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे ज़रूर। ओके जी, आगे चल रहा हूँ। और ये साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को पता है, अगर हमारे पास नंबर्स की रेंज ज़्यादा हो, लाइक दिस, अगर ये नंबर्स हैं देखें 0 0 0 0 आते जा रहे हैं, तो हम अगर इसे साइंटिफिक फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, उसके लिए हम जो फ्लैग इस्तेमाल करते हैं इसका सिंटैक्स आप लोग देख लें। एक्सरसाइज दी गई है, लेक्चर नंबर 37 है, और इसमें बताया जा रहा है कि इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड किया जाता है, उसकी एग्जांपल बताई गई हैं। एग्जांपल्स हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करें। अभी फ़िलहाल आप लोग ये देखें कि इंसर्शन ऑपरेटर कौन सा है, जो सी इन के साथ यूज़ किया जाता है वो इंसर्शन ऑपरेटर होता है, और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो सी आउट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं वो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है। ओके, लुक एट दिस। तो ये वाला पैराग्राफ देखिएगा, जब भी हमने जब इंसर्शन ऑपरेटर या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को ओवरलोड करना हो तो हमें किन बातों का ख्याल करना पड़ता है, तो ये वाला पैराग्राफ रीड करके जाइएगा। और ये इसको फ़िलहाल नाम भी देखेंगे तो गुजारा चलेगा आप लोगों का। जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं इनको फ़िलहाल आप इग्नोर कर सकते हैं और थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें अगर प्रोग्राम्स आपको समझ में नहीं आते। ये जो टिप्स हैं, टिप्स तो आप लोगों ने सारी करके जानी है, टिप्स तो आप लोग कोई भी नहीं छोड़ सकते। ठीक हो गया। उसके बाद लेक्चर नंबर 38 में जाएं। यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर्स कौन से होते हैं, वो वाले मैनिपुलेटर जो यूज़र ख़ुद बनाता है, ठीक है, जो खुद डिफ़ाइन करता है वो होते हैं यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर्स। और स्टैटिक कीवर्ड क्या है और स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और क्लास के स्टैटिक डाटा मेंबर्स का क्या मतलब है। तो यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर्स ऐसे मैनिपुलेटर जो यूज़र ख़ुद से डिफ़ाइन करे, इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा, वो यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर्स होते हैं। और इनको मैनिपुलेट करने का तरीक़ेकार क्या है, इसका सिंटैक्स देखना है। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये आप लोगों को पेपर में आ सकता है।
इसको ज़रूर देखकर जाइएगा। और यहाँ पर इस OS का क्या मतलब है, ये मैंने सारी चीज़ें मैंने जो हाईलाइट करती हैं, इनको आप लोग लाजमी देखकर जाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे मूव कर रहे हैं हम लोग। और स्टैटिक कीवर्ड किस लिए यूज़ किया जाता है? जब हम किसी वेरिएबल को स्टैटिक बनाना चाह रहे हों। और स्टैटिक बनाने का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे जब आपके पास कोई वेरिएबल है और वो स्टैटिक फॉर्म का है, तो उसकी वैल्यू बाद में चेंज नहीं हो सकती। अगर हमने आई को कोई वैल्यू जब असाइन कर दी, जैसे i = 10, और वो स्टैटिक कीवर्ड के साथ उसको यूज़ किया है, तो i = जब 10 कर दिया तो बाद में उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये स्टैटिक कीवर्ड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, उसका सिंटैक्स आप ज़रूर देखिएगा। ओके, ये देखें, ये स्टैटिक कीवर्ड, उसके बाद डेटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंटीजर i है, यानी ये जो i वेरिएबल है, ये स्टैटिक फॉर्म का है कि ये बाद में तब्दील नहीं हो सकता है। जब हम इसको इनिशियलाइज एक दफ़ा कर देंगे तो बाद में इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट याद रखिएगा। और जो पहले वाले चैप्टर्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों के लेक्चर नंबर 23 से 35 तक ज़्यादा पेपर आप लोगों को आएगा। स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जिनके साथ स्टैटिक कीवर्ड इस्तेमाल किया जाए? जिस तरह स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, जब हम क्लास में आके किसी ऑब्जेक्ट को स्टैटिक बनाना चाहें तो उसके साथ फिर हम स्टैटिक का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। और इसका ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इसको लाजमी देखकर जाइएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स हम सिर्फ भाग रहे हैं आगे आगे क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। ये वाला पैराग्राफ लाजमी देखकर जाना है आप लोगों ने, ये जो लास्ट वाला है। उसके बाद लेक्चर नंबर 39, और इसमें हमारे पास हैं पॉइंटर्स। आप ऑलरेडी पहले से ही आप पढ़ चुके होंगे पार्ट नंबर 1 में रेफरेंसेस क्या होते हैं और कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस किसे कहते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, कॉपी कंस्ट्रक्टर, और ये सारी वो चीज़ें हैं जो पहले लेक्चर नंबर 23 के बाद भी डिस्कस की जा चुके हैं। और ये मिड में भी ये आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे पॉइंटर्स के बारे में। तो ये पॉइंटर की डेफिनेशन आप याद कीजिएगा। पॉइंटर क्या है, पॉइंटर क्या स्टोर करता है, पॉइंटर में क्या होता है, पॉइंटर में मेमोरी का एड्रेस होता है। और ये वेरिएबल की तरह नहीं होता, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होती है जबकि पॉइंटर में मेमोरी का एड्रेस स्टोर होता है। तो ये पॉइंटर की डेफिनेशन याद कीजिएगा। और उसके बाद रेफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। रेफरेंस भी एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर होता है और इसमें भी मेमोरी का एड्रेस होता है, लेकिन इनमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप लोग ये पैराग्राफ पढ़िएगा लाजमी। कॉल बाय वैल्यू क्या है, जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं अपने प्रोग्राम में, उस फंक्शन को कॉल करने का जो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वो कौन सा होता है, वो कॉल बाय वैल्यू होता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद करके जाइएगा। कॉल बाय रेफरेंस कि अगर हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं बाय रेफरेंसेस नॉट बाय वैल्यू, तो उसे कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। इसका ये फर्स्ट पैराग्राफ ज़रूर देखकर जाइएगा। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन वाला टॉपिक पहले भी किया जा चुका है। डायनामिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए हमें पता है न्यू ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, और मेमोरी को डिलीट करने के लिए डिलीट का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये एक p एक तरह का वेरिएबल यूँ कह लें, ये एक पॉइंटर है और इसमें हम लोगों ने एक अरे को स्टोर करवा दिया है। और बाद में अगर हम इसको फ्री करना चाह रहे हैं, मेमोरी को जो यूज़ नहीं हो रही डिलीट करना चाहते हैं, तो देखिए उसको डिलीट करने का ये प्रोसीजर है। इसका सिंटैक्स देखिएगा, देखिए डिलीट, उसके बाद सबस्क्रिप्ट का ऑपरेटर, और उसके बाद ये जो p नेम है वो यहाँ पर लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स आपके लेक्चर तकरीबन एंड होने वाले हैं। और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है इसको भी देखिएगा। इसकी जो है ना पहली 10 लाइनें आप लोगों ने ज़रूर रीड करनी है। पहली जो 10 लाइन्स हैं उनको पढ़ के जाइएगा। आगे चल रहा हूँ और अब हमारे पास आगे एग्जांपल्स आ गई और ये चैप्टर आई होप ही एंड हो चुका है। ओके, रूल्स क्या हैं? अगर हम डायनामिक मेमोरी को एलोकेट करवाना चाह रहे हैं बाय यूजिंग डायनामिक टेक्निक्स, तो क्या क्या रूल्स हैं? इनके जो 3 रूल्स हैं ये आप लोगों ने पढ़ के जाने हैं, इस वक्त सामने पेज पर आ रहे हैं। इसकी समरी है, ये समरी वाला जो पैराग्राफ है ये आपने लाजमी पढ़ के जाना है, इसको आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। एक्सरसाइज को लीव कर दें, पेज नंबर, उसके बाद लेक्चर नंबर 40 पर आ जाएं। ऑब्जेक्ट्स को क्लास मेंबर के तौर पर कैसे यूज़ करते हैं
ऑब्जेक्ट्स को एज क्लास मेंबर के तौर पर कैसे यूज़ करते हैं। तो इसकी ये जो 2 पैराग्राफ्स हैं इसको आप लोगों ने पढ़ के जाना है। ओके, एग्जांपल्स को आप इग्नोर कर सकते हैं फ़िलहाल, और एग्जांपल नंबर 2 भी आप छोड़ दें। सिर्फ इसका जो ऊपर वाला पैराग्राफ है वो पढ़ के जाना है, और इसके जो एडवांटेज अभी आ रहे हैं एज क्लास मेंबर ये आप लोगों ने पढ़ के जाने हैं। और आगे चलें तो क्लास इनसाइड क्लास, अगर हमारे पास एक क्लास हो और उस क्लास के अंदर और क्लासेस हों, जैसे एक लूप होता है, लूप के अंदर और लूप हो तो उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। और इसी तरह अगर एक क्लास हो और उस क्लास में और क्लासेस हों, ठीक है, तो उसे नेस्टेड क्लास कहते हैं। तो C++ में हम मल्टी लेवल्स की नेस्टिंग कर सकते हैं, तो इसको ज़रूर देख कर जाना है आप लोगों ने। और आगे चल रहा हूँ मैं, अब आप ये टिप्स हैं, टिप्स को देखिएगा लाजमी। लेक्चर नंबर 41 में टेम्पलेट फंक्शन की डेफिनेशन आप लोगों ने लाजमी याद करके जानी है। ये C++ में कहाँ से आते हैं ये देख कर जाना है। और टेम्पलेट फंक्शंस को जेनेरिक फंक्शंस भी कहते हैं, ये वाला पैराग्राफ भी आप लोगों ने देख कर जाना है। और उसके बाद स्टूडेंट्स आगे चल रहे हैं, और टेम्पलेट फंक्शन को ओवरलोड कैसे करते हैं इसका आप सिर्फ ये फर्स्ट पैराग्राफ देख कर जाइएगा। जो प्रोसीजर आपको सिर्फ जो पता चल जाए कैसे करते हैं, क्योंकि सेम कोड आपको कभी भी पेपर में नहीं आएगा कि आप ये काम करके दिखाएं। और टेम्पलेट को लिखने का तरीका, ये जो सिंटैक्स है ये लाजमी देखिएगा। टेम्पलेट इज़ अ कीवर्ड, और उसके बाद क्लास, और ये टी, ये यहाँ पर आप लोगों ने इसका आर्गुमेंट के तौर पर टी लिया जाता है जो कि टेम्पलेट वेरिएबल होता है। तो इसको देखकर जाना है आप लोगों ने इसके सिंटैक्स को। और उसके बाद आगे चल रहे हैं टेम्पलेट फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स को कैसे यूज़ किया जाता है। इसका आप लोगों ने फर्स्ट पैरा जो है ना वो तकरीबन यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ कर जाना है। जी स्टूडेंट्स आगे चल रहे हैं, रिकैप है। रिकैप तो आप लोगों ने सारा पढ़ना है, समरी हो या रिकैप हो, टिप्स हो, वो आप लोगों ने नहीं छोड़नी, सारी पढ़ कर जानी है। तो लेक्चर नंबर 42 में आ जाएं। फिर अगेन हमारे पास क्लास टेम्पलेट आ गया। क्लास टेम्पलेट और नॉन टाइप पैरामीटर्स क्या हैं, स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं, और टेम्पलेट्स और फ्रेंड फंक्शंस में क्या डिफरेंस है। तो ये आप लोगों ने क्लास टेम्पलेट वाला जो है ये आप लोगों ने पढ़ कर जाना है, पहला पैरा। और उसके बाद ये इसका जो सिंटैक्स है वो आप लोगों ने लाजमी देखना है, और ये वाला पैराग्राफ पढ़ कर जाना है। जी क्लास टेम्पलेट्स और नॉन टाइप पैरामीटर्स ये सारा आप लोगों ने पढ़ के जाना है, ये जो इसका पैराग्राफ है। और टेम्पलेट्स और स्टैटिक मेंबर्स ये भी आप लोगों ने पढ़ कर जाना है। और उसके बाद टेम्पलेट्स और फ्रेंड फंक्शंस को आप फ़िलहाल इग्नोर कर दें, ठीक है। इसका सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर देख लें, और ये लास्ट वाला एग्जांपल्स हैं, इनको फ़िलहाल आप इग्नोर कर सकते हैं। और आगे चल रहे हैं, ये एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं टेम्पलेट्स के। एडवांटेज भी कम से कम 2 आप लोगों को याद होने चाहिए, और डिसएडवांटेज भी कम से कम 2 आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि अगर 2 नंबर का भी शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको आंसर कर सकें। तो 2 पॉइंट्स आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, इसका जो STL है आपने STL की फुल फॉर्म याद करनी है। और ये जो इसका फर्स्ट पैराग्राफ है, ये जो मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है, इसको आप लोगों ने देख कर जाना है। लेक्चर नंबर 43 में हमारे पास प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज हैं, डिज़ाइन रेसिपी। 43 के बाद 44, 45 आप ये 3 चैप्टर आप छोड़ सकते हैं। इसको अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आप लोगों का काम हो जाएगा। इसकी सिर्फ अगर टिप्स मौजूद हैं तो आपने सिर्फ इसकी टिप्स पढ़कर जानी है। बाकी यहाँ पर सिर्फ जो है वो प्रोग्राम्स वगैरह बनाए गए हैं, उनको डिस्कस किया गया, और टिप्स भी मेरा ख्याल है मौजूद नहीं है। तो आप जो लेक्चर नंबर 43, 44, 45 इसको फ़िलहाल आप इग्नोर करें, और जो ऊपर वाले चैप्टर्स हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, इनको आप अच्छी तरह थ्योरेटिकली पढ़कर जाएं। और मैं आप लोगों के साथ अभी जो 3rd वीडियो लेकर आऊँगा उसमें एक तो शॉर्ट क्वेश्चंस को कुछ डिस्कस कर लेंगे, और दूसरा हम लोग जो है वो कुछ जो है ना वो वाले जो प्रोग्राम्स जो पास्ट पेपर में आए हुए हैं वो उनकी वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और वो वाली वीडियो थोड़ी
थोड़ी सी लेंथी होगी, आप लोग सारी वीडियो देखिएगा और इंतज़ार कीजिएगा वीडियो का, और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर मैंने आप लोगों को बोर किया तभी बताइएगा, अगर कुछ ना कुछ समझ आई तो तभी मुझे बताइएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए मज़ीद बेहतर वीडियोज़ लाकर आ सकें। और दूसरा, अपने दोस्तों से और ख़ुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।